चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट, चैप्टर नंबर 7, अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। देखो, आवेश के प्रवाह की जो दर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। करंट के तीन फॉर्मूले हमारे पास हैं, डेल क्यू अपॉन डेल टी, डी क्यू अपॉन डी टी। ये हम करंट लिखते हैं तीन फॉर्मूलों से। बोलो लिखते हैं कि नहीं लिखते? ठीक है। करंट होती कितने टाइप की है? धारा जो करंट है वो करंट कितने प्रकार की होती है? बेटा बात नहीं करोगे। करंट होती है तीन प्रकार की। कितने प्रकार की? आप तो कहोगे सर हमने तो दो प्रकार पढ़े हैं, लेकिन मैं आपको तीन प्रकार पढ़ा हूं। कितने प्रकार? तीन। एक होता है एसी, एक होता है डीसी, और एक होता है प्योर डीसी। क्या होता है? प्योर डीसी। जब आप बात करते हो कि दो टाइप होते हैं, तो दो टाइप कौन कौन से होते हैं? वो होता है एसी और प्योर डीसी। एसी और प्योर डीसी। जबकि तीन होते हैं, एसी, डीसी और प्योर डीसी। एसी देखो ये होता है, एसी ये होता है, इसमें करंट की वैल्यू टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होती है। देखो, जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है करंट की वैल्यू क्या हो रही है? चेंज हो रही है। और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, एक बार ऊपर जा रही है, एक बार नीचे। तो एक बार पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, एक बार नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो जब टाइम के रेस्पेक्ट में करंट पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन में भी जाए और वैल्यू भी चेंज हो, धीरे धीरे बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रही है, और फिर जीरो हो रही है, तो इसमें क्या हो रहा है? डायरेक्शन भी चेंज हो रही है और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। बोथ आर चेंज, दोनों ही क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं। अब जब दोनों ही चेंज हो रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे एसी, अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा। और इसको बोलेंगे डीसी, दिष्ट धारा। क्या बोलेंगे? दिष्ट धारा। इसको क्या बोलते हैं? प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा, इसको बोलते हैं दिष्ट धारा, इसको बोलते हैं दिष्ट धारा, और इसको बोलते हैं शुद्ध दिष्ट धारा। शुद्ध दिष्ट धारा, इसको क्या बोलते हैं? शुद्ध दिष्ट धारा। इसको प्रत्यावर्ती धारा, इसको डिस्ट धारा, और इसको बोलते हैं शुद्ध डिस्ट धारा, प्योर डीसी। क्या बोलते हैं? प्योर डीसी। प्योर डीसी क्या होती है? पहले डीसी देखो। डीसी में क्या होगा? डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। क्या नहीं होगी? डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। डायरेक्शन चेंज नहीं होगी मतलब ऐसे चलेगी, एक ही डायरेक्शन चलेगी, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज होगा। लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होगा? चेंज। डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होगा? चेंज। तो इसमें मैग्नीट्यूड तो चेंज हो रहा है, लेकिन डायरेक्शन पॉजिटिव ही है। इस प्योर डीसी में क्या होता है? प्योर डीसी में ना तो डायरेक्शन चेंज होती है और ना ही मैग्नीट्यूड चेंज होता है। बोथ आर कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो दोनों ही टाइम के रेस्पेक्ट में क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। तो ये आई चल रही है और ये टी, ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हुआ और ना डायरेक्शन चेंज हुई, तो इसको हम बोलते हैं प्योर डीसी। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं उनमें 99% डिवाइस जो चलते हैं, जिनको वो करंट चाहिए, वो करंट चाहिए प्योर डीसी। क्या चाहिए? प्योर डीसी। क्या चाहिए? प्योर डीसी। हम जो बनाते हैं, उत्पादन जो करते हैं, वो करते हैं एसी का। एसी को हम बदलते हैं किसमें? डीसी में। एसी को डीसी में बदलना कहलाता है रेक्टिफिकेशन। क्या कहलाता है? रेक्टिफिकेशन, दिष्टकरण। क्या कहलाता है? और जिन उपकरणों का उपयोग करते हैं उनको बोलते हैं दिष्टकारी, रेक्टिफायर्स। उसमें दो टाइप के रेक्टिफायर्स होते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर्स और हाफ वेव रेक्टिफायर। अर्ध तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी। और इससे, इस डीसी से प्योर डीसी बनाने को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फिल्टर के द्वारा। किसके द्वारा? फिल्टर के द्वारा। तो फिल्टर करके हम इसको क्या बनाते हैं? ऐसे ही बनाते हैं। तो वो फिल्टर होते हैं, पाई फिल्टर होता है, एल फिल्टर होता है, ठीक है, कैपेसिटर फिल्टर होता है। तो ये पूरा जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, चैप्टर नंबर 14 में हम पढ़ते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 14 पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ अपन देख लें दिस, तो अभी हम जो धारा की बात कर रहे हैं वो इस वाली धारा की बात कर रहे हैं। ठीक, इस वाली धारा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, पिछले चैप्टर में पढ़ा, आई नॉट साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी। जैसे 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 टाइम चेंज होगा इसकी वैल्यू क्या होती जाएगी? चेंज होती हुई चले जाएगी। ये वैल्यू ऐसे हमारे पास चलेगी। ये होता है कितना? टी। ये होता है टी बाई टू, और ये होता है जीरो। ये टाइम होता है टी बाई फोर, ये टाइम होता है थ्री टी बाई फोर, और ये हमारे पास करंट। इस प्रकार से हमारे पास हो गए। ये आई नोट क्या होती है? पीक वैल्यू। क्या होती है? पीक वैल्यू। क्या होती है? पीक वैल्यू।
शिखर मान क्या होता है? शिखर मान, पीक वैल्यू होती है, शिखर मान होता है। इतनी बात समझ में आई? अल्टरनेटिंग करंट पढ़ना चाह रहे हैं? सबसे पहले धारा क्या होती है? आवेश के प्रवाह की दर को धारा बोलते हैं। ये क्या है? धारा। क्या है? धारा, करंट। तो करंट क्या होती है? आवेश के प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। ये तीनों फॉर्मूले लिख दिए। धारा कितने प्रकार की होती है? तीन, प्रत्यावर्ती, दिष्ट और शुद्ध दिष्ट। बनाते कौन से हम? ये। इसमें क्या होती है? डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही चेंज नहीं होते हैं। इसका जो एसी का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। इस ओमेगा टी को क्या बोलते हैं? कला। क्या बोलते हैं? कला। फेज क्या बोलते हैं इसको? फेज। कला बोलते हैं, फेज बोलते हैं। और ये आई नोट क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू है, पीक वैल्यू है, जिसको हम क्या बोलते हैं? शिखर मान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिखर मान। क्या बोलते हैं? शिखर मान। अब आती है एसी का एसी का एसी का एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू। एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू। तो आई एवरेज औसत मान। कौन सा मान बेटा? औसत मान, एवरेज वैल्यू। तो औसत कैसे निकालते हैं? तो आई एवरेज, औसत हम कैसे निकालते हैं? औसत निकालते हैं 0 से t समय तक आई को क्या कर दो? इंटीग्रेट कर दो और t का भाग लगा दो। ये क्या आता है? औसत। आई एवरेज निकालेंगे तो क्या निकालेंगे? औसत का फॉर्मूला क्या होता है? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, सम अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स। तो सम कैसे करेंगे? 0 से लेकर t तक इंटीग्रेट कर दो, सम हो गया, योग हो गया, और समय का क्या लगा दो? भाग लगा दो। तो ये क्या हो गया हमारे पास? औसत धारा। क्या हो गया? औसत धारा। तो ये औसत धारा जो आएगी वो कितनी आएगी? 0। कितनी आएगी? 0। क्यों आएगी 0? क्योंकि देखो, एक बार जितनी ऊपर जा रही है उतनी क्या आ रही है? नीचे आ रही है। दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। तो सम हमेशा कितना आएगा? 0। फॉर फुल साइकिल, फॉर फुल साइकिल, पूर्ण चक्र के लिए, पूर्ण चक्र के लिए, पूर्ण चक्र के लिए। लेकिन हम आधे चक्र की बात करें, किसकी बात करें? आधे चक्र की बात करें। कितने चक्र की बात करें? आधे। तो आधे चक्र की बात करें तो आई एवरेज आधे चक्र के लिए क्या आएगा? औसत। औसत को लिखने के तीन तरीके होते हैं बेटा। एवरेज को लिखने के ऐसे भी लिख सकते हैं, बार लगा के भी लिख सकते हैं, और ऐसे कोष्टक में बंद करके भी लिख सकते हैं। औसत को लिखने के कितने तरीके? तीन तरीके। कितने तरीके? तीन। एवरेज नीचे लिख के, ऊपर डंडी लगाकर, और ऐसे दोनों को दो छोटे बड़े कोष्टकों में बंद करके, ऐसे इसको दबा के। ठीक। तो तीन तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं एवरेज को। पूरे साइकिल के लिए बात करें 0 से लेकर t तक तो कितना आएगा? 0, क्योंकि जितना ऊपर उतना। आधे के लिए बात करें तो वो आएगा कुछ ना कुछ वैल्यू। तो आधे के लिए बात करें तो 1/t/2 आधा, और 0 से लेकर t/2, और ये क्या आएगा? आई dt। तो देखो ये क्या हो गया? 2/t, 0 से लेकर t/2, आई नॉट साइन ओमेगा टी dt। तो ये हो गया 2/t, और ये क्या हो जाएगा? आई नॉट। आगे आ जाएगा। साइन का क्या होता है? इंटीग्रेशन। साइन का क्या होता है? इंटीग्रेशन। साइन का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी। अरे क्या होता है? माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, और 0 से लेकर कितना? t/2। अरे यही होता है। माइनस होता है, प्लस होता है? माइनस होता है ना। ठीक। तो कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, इसको टी मान लो पूरे को, तो साइन टी का क्या हो गया? कॉस टी माइनस का क्या हो गया? कॉस टी माइनस का, ये कॉस टी हो गया, और नीचे क्या आ गया? टी के साथ क्या? ओमेगा। तो ओमेगा क्या हो जाएगा? भाग लग जाएगा। तो बताओ ये क्या हो जाएगा? 2i0 अपॉन टी। ठीक। और ये -1 अपॉन ओमेगा बाहर आ गया, और ये कॉस ओमेगा की जगह लिख दो 2 पाई अपॉन टी स्मॉल टी, और 0 से लेकर t/2। ठीक। तो ये क्या आ जाएगा? 2i0 अपॉन टी माइनस 1/2 पाई अपॉन टी। अरे ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी नहीं होता क्या? रख दो। तो बताओ क्या हो जाएगा? कॉस 2 पाई अपॉन टी, और ये क्या? t/2 माइनस के क्या आ जाएगा? कॉस 0। हायर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट, हायर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट। अरे बोलो, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? हैं? नहीं आ रही? बताओ क्यों, कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया? एवरेज की डेफिनेशन क्या है? जहां तक एवरेज निकालना है वहां तक करंट को जोड़ो और उस समय का भाग लगा दो, ये एवरेज आ गया। तो पूरे चक्र के लिए निकालना है तो 0 से लेकर t तक, t का भाग लगा दो। आधे के लिए निकालना है तो 0 से लेकर t/2 तक इंटीग्रेट करो, t/2 का क्या लगा दो? भाग। आई क्या है हमारे पास? आई नोट साइन ओमेगा टी। ये आई नोट क्या आ गया? बार आ गया।
साइन का क्या होता है, इंटीग्रेशन माइनस कॉस। अब चूंकि ये टी नहीं है, ओमेगा के साथ है, तो ओमेगा क्या आएगा, नीचे। अगर डिफरेंशिएशन करते तो क्या था, आगे, और लेकिन इंटीग्रेशन कर रहे तो क्या आएगा, नीचे। ठीक है। ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई अपॉन टी। ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी, तो ओमेगा की जगह क्या लिख दिया हमने, 2 पाई टी। अब ये लिमिट लगानी है, तो पहले क्या लगाते हैं, बड़ी लिमिट, माइनस फिर क्या लगाते हैं, छोटी लिमिट। तो बड़ी लिमिट रखेंगे पहले किसकी जगह, स्मॉल टी की जगह, तो कॉस। हाँ, ओमेगा की जगह लिखा है ना 2 पाई अपॉन टी। नीचे वाला ओमेगा ये ना बाहर, नीचे वाला ओमेगा क्या है, बाहर आ गया। कांस्टेंट है ये ना, वेरिएबल कौन है, केवल स्मॉल टी। अब स्मॉल टी की जगह पहले क्या रखेंगे, t/2, तो t/2 माइनस, फिर स्मॉल टी की जगह क्या लिखेंगे, जीरो। तो जीरो लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, cos जीरो, तो ये क्या हो गया, cos जीरो। अब देखो, अब इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू कितनी आएगी, उस वैल्यू पर देखो। देखो, ये t से t क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये 2 पाई ऊपर चला गया तो क्या आ गया, ये 4 पाई I0, और ये माइनस आगे चल गया, तो ये वैल्यू आ गई। अब इसके साथ ये t से t कट गया, 2 से 2 कट गया, तो क्या बचा, ये cos पाई माइनस के cos जीरो, यही बचा, माइनस के 4 पाई I0। cos पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1, और cos जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो कितना हो गया ये, -1 माइनस के 2, माइनस के 2, और ये 2 कैंसिल हो गया। हाँ, ये 2 पाई भी तो बचा नीचे, नीचे 2 पाई रह गया ना। नीचे क्या चल रहा है, 2 पाई और चल रहा है, तो 2 पाई, ये क्या चला, 2 पाई। तो देखो -2, दिस, पाई से पाई कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, और ये 2 कौन सा हमने फिर गुना कर दिया इसको, 1 मिनट, यहां से वापस देखो इसको। अब देखो, इसको बोलते हैं कि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो और आपको पता है कि आंसर ये नहीं आएगा, तो पेन अपने आप ही रुक जाएगा। कुछ छूट गया ना, तो देखो रुक गया। टी से ये हमने टी काटा, टी से ये टी काटा, लेकिन ये 2 पाई तो नीचे, ये ऊपर थोड़ी जाएगा, ये टी ऊपर जाके तो कटा, 2 पाई तो नीचे रहेगा, तो ये 2 से ये 2 कटा, तो यहां बचा हमारे पास माइनस के I0/पाई, और ये बचा कितना, cos 2 पाई। cos 2 पाई वैल्यू कितनी, -1, और cos जीरो वैल्यू कितनी, -1, -2, तो कितना हो गया, 2I0/पाई। तो ये हमारे पास आई एवरेज किसके लिए, हाफ साइकिल के लिए, किसके लिए, हाफ साइकिल के लिए, अर्ध चक्र के लिए, कितने के लिए, अर्ध चक्र के लिए, हाफ साइकिल के लिए। आपको डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन कंसेप्ट कैसे निकलता है वो मैंने एक डेरिवेशन आपको सिखाया है, ठीक। बाकी हम कैसे लिखते हैं, आई एवरेज इज इक्वल टू 2I0/पाई होता है, ये अपन को ध्यान रखना है। आई एवरेज इज इक्वल टू 2I0/पाई होता है, ये अपन को क्या रखना है, ध्यान। कैसे निकलता है वो निकालना भी मैंने आपको बता दिया, लेकिन इस पर अपन को ध्यान नहीं दे। अगर समझ में नहीं आता है, इंटीग्रेशन दिक्कत आती है, तो छोड़ दो। अपन को क्या चाहिए, आई एवरेज क्या होता है, 2I0/पाई, 2I0/पाई किसके लिए, हाफ साइकिल के लिए, और पूरे साइकिल के लिए कितना, जीरो, यही पता होना चाहिए। तो एसी का एवरेज वैल्यू फुल साइकिल के लिए कितना होगा, जीरो, और हाफ साइकिल के लिए कितना होगा, 2I0/पाई। क्लियर, चलिए अब इसको उतारो एक बार।
अब आओ आरएमएस वैल्यू पर। किस पर आओ? आरएमएस वैल्यू। देखो आरएमएस क्या होता है? आई आरएमएस, आई आरएमएस, आई आरएमएस, आरएमएस मान, आरएमएस वैल्यू। तो देखो आरएमएस वैल्यू क्या होती है? आर का मतलब क्या होता है? रूट। रूट का मतलब क्या होता है? मूल। मूल मतलब वर्गमूल। एम का मतलब क्या होता है? मीन। मीन का मतलब क्या होता है? औसत। और एस का मतलब क्या होता है? स्क्वायर। क्या होता है? स्क्वायर मतलब वर्ग। तो वर्ग, माध्य, औसत बोल दो या माध्य बोल दो, और मूल मान। वर्ग, माध्य, मूल मान। तो इसको क्या बोलेंगे? वर्ग, माध्य, मूल मान। स्क्वायर, मीन, रूट वैल्यू। स्क्वायर, मीन, रूट वैल्यू। आगे समझ में? लो बताओ, शब्द का मीनिंग सही पकड़ लो। सबसे पहले क्या करना है? स्क्वायर, फिर उसका क्या निकालना है? औसत, और फिर क्या निकालना है? रूट। तो आई का क्या करो? सबसे पहले स्क्वायर, तो आई का स्क्वायर कर दो, आई स्क्वायर। फिर क्या निकालो? उसका औसत। औसत कैसे निकालेंगे? जीरो से लेकर टी तक इसको जोड़ेंगे, और टी का क्या लगाएंगे? भाग। ये औसत हो गया। और फिर क्या निकालेंगे? वर्गमूल। ये वर्गमूल निकालेंगे। ये हो गया आई आर एम एस। बोलो, बात समझ में आई नहीं है? सबसे पहले क्या करेंगे? स्क्वायर। तो आई का क्या करा? स्क्वायर। इसका औसत कैसे निकालेंगे? अभी बताया। जीरो से लेकर टी तक जोड़ेंगे। जीरो से लेकर टी तक क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो जीरो से टी तक इंटीग्रेट कर दिए, और टी का भाग लगा दिया। औसत हो गया। फिर क्या निकालना है? वर्गमूल। तो वर्गमूल चढ़ा दो। अब देखो, आई आर एम एस स्क्वायर 1/t, जीरो से टी, आई स्क्वायर डी टी। स्क्वायर को हटा दो। स्क्वायर को कैसे हटाएंगे? वर्क कर दो, तो आई स्क्वायर हो जाएगा और इधर से उधर जाएगा। ठीक। अब देखो, आई आर एम एस स्क्वायर 1/t, ये क्या हो जाएगा? आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। होगा कि नहीं होगा? और इंटीग्रेशन जीरो से लेकर टी डी टी। तो क्या बाहर आ जाएगा? आई आर एम एस स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर बाहर आ गया, टी, जीरो से लेकर टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का करना है। क्या करना है? साइन स्क्वायर ओमेगा टी का। तो बेटा एक फॉर्मूला होता है कॉस, कॉस थीटा का। क्या होता है? कॉस टू थीटा का। बताओ। 1 - 2 साइन, ये बेसिक जो फॉर्मूला होता है वो तो होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर इसको साइन निकालना है तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस टू थीटा। और अपन को निकालना है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा? 1 - कॉस टू थीटा। और भी अगर हमको देखना है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा? 1 - कॉस टू थीटा बाई 2। साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 - कॉस टू थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला बनता कैसे? देखो, मैथमेटिक्स का ही ना। मैं हमेशा कभी भी ये फॉर्मूला याद नहीं रखता, ये नहीं रखता। मैं हमेशा ये रखता हूँ कॉस टू थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर। अब जो चाहिए उसको बना दो। साइन के फॉर्म में चाहिए तो कॉस को हटा दो, कॉस की फॉर्म में चाहिए तो साइन को हटा दो। तो अब बताओ साइन स्क्वायर कैसे हटेगा? तो आई आर एम एस स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर अपॉन टी, जीरो से टी। साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा, ओमेगा टी को क्या मान लो? थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या आएगा? 1 - कॉस टू ओमेगा टी अपॉन 2, और ये आ जाएगा डी टी। बोलो। अब ये 1/2 बाहर आ जाएगा, तो आई आर एम एस स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t। ये दो बाहर आ गया। अच्छा, क्या बचा? 1। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? t, जीरो से लेकर t माइनस कॉस, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन। तो साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, और जीरो से लेकर t। आरएमएस मान पूरे टाइम पीरियड के लिए आता है, औसत मान पूरे के लिए भी आता है और आधे के लिए भी आता है। अब देखो इसको वैल्यू,
इसकी वैल्यू देखो क्या निकल के आएगी। इसकी वैल्यू आई आर एम एस स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t। ये हो गया क्या, t माइनस के जीरो, t माइनस के जीरो, पहले हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस 1/2 ओमेगा साइन 2 ओमेगा क्या होता है 2 पाई अपॉन टी, यही होता है ओमेगा 2 पाई अपॉन टी। तो टी की जगह पहले हायर लिमिट रखो टी माइनस कॉस जीरो, लोअर लिमिट कितनी है जीरो, तो कितना हो जाएगा आई आर एम एस स्क्वायर इज इक्वल टू आई नोट स्क्वायर अपॉन 2t, ये हो जाएगा t, ये हो जाएगा 1/2 2 पाई अपॉन टी ओमेगा की जगह, और ये t से t कट गया, साइन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है जीरो, और कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है 1, कितनी होती है, कितनी होती है, ये साइन ही आएगा कॉस क्यों आएगा जीरो, तो क्या हो गई जीरो। ठीक, तो जीरो में से जीरो घटा, ये पूरा कंप्लीट क्या हो जाएगा जीरो, ये t से क्या हो जाएगा t कैंसिल, तो आई आर एम एस क्या निकल के आएगा हमारे पास आई नोट अपॉन √2, क्या निकल के आएगा √2, स्क्वायर से हटा दी यहाँ पे तो आई नोट दिस, तो हमारे पास आई एवरेज कितना निकला 2i अपॉन पाई, 2i नोट अपॉन पाई, 4 हाफ साइकिल, 4 हाफ साइकिल, और आई एवरेज कितना निकला 0, 4 फुल साइकिल, और आई आर एम एस कितना निकला हमारे पास, ये तीन फॉर्मूले आपको याद रखने बस, और बाकी चीज पर ध्यान देना नहीं है, इन तीन चीजों पर आपको क्या रखना है ध्यान, इन तीन चीजों पर क्या रखना है ध्यान, बोलो आई एवरेज 2i नोट अपॉन पाई हाफ साइकिल के लिए, आई एवरेज कितना जीरो किसके लिए फुल साइकिल के लिए, आई आर एम एस कितना आई नोट अपॉन √5। अब बताओ ये पूरा उतारोगे या डायरेक्ट लिख लोगे, ये लिख लेंगे ना, हाँ तो ये लिख लो बस आर एम एस मान, लेकिन वैल्यू तो लिख लो कि इसका मतलब क्या होता है, मतलब क्या होता है ये तो लिख लो, आरएमएस का मतलब क्या होता है, तो ये मतलब लिख लो, डेरिवेशन मत उतारो और रिजल्ट लिख लो, मतलब पता होना चाहिए बस, कंपटीशन में डेरिवेशन से तो मतलब ही नहीं है, क्यों भाई, कंपटीशन में डेरिवेशन थोड़ी पूछ रहेगा, मतलब पता होना चाहिए, रिजल्ट क्या आता है ये पता होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना। चलें आगे, ये मतलब उतार लिया ना, डेरिवेशन तो उतारना ही नहीं है आपको, बस फिर ये तीन उतार लो। अब अपने पास तीन चीजें हैं, कितनी चीज, तीन चीज, एक आर है, एक एल है, और एक क्या है सी, एक आर है, एक एल है, और एक क्या है सी। अब देखो अपने पास तीन चीजें हैं, कितनी चीजें हैं तीन चीज, एक एल है और एक क्या है आर है और एक क्या है सी, और एक है तीनों मिलाकर एल सी आर। तो देखिए इधर ले रहा हूं ओनली आर, ओनली आर,
ओनली सी, ओनली एल, और ये एलसीआर, एलसीआर तीनों एक साथ, एलसीआर तीनों एक साथ। अब ध्यान दो, रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है आर, इस पर आपने क्या लगाया, वोल्टेज। V इज इक्वल टू क्या होता है, V नॉट साइन ओमेगा टी। आई क्या आता है, आई क्या होता है, B अपॉन आर, ओम के नियम से। तो क्या हो जाएगा ये, V नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो, आई नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा, आप ग्राफ बनाओगे किसका, इसका, किसका ग्राफ है ये, करंट का ग्राफ। किसका ग्राफ है, करंट का, टाइम के रेस्पेक्ट में। करंट क्या, अब वोल्टेज का ग्राफ बनाओगे तो वोल्टेज का ग्राफ कैसे आएगा, वोल्टेज का ग्राफ ये आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि वोल्टेज क्या है, बड़ा, वोल्टेज में आर का भाग लगा क्या आया, करंट, तो करंट क्या है, छोटी, वोल्टता क्या है, लेकिन साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी, ओमेगा टी, और यहाँ भी क्या चल रहा है, ओमेगा टी, साइन का ही फंक्शन है। तो ओमेगा टी मतलब इसकी कला क्या चलेगी, सेम। इसकी फेज क्या होगी, तो इसकी फेज क्या है, सेम। तो समान कला है, कैसी है, सेम फेज है। क्या है, सेम फेज, समान कला, सेम फेज समान कला। बोलो कोई दिक्कत है, अरे कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। इसका फेजर आरेख, कौन सा आरेख, फेजर आरेख। तो फेजर आरेख कैसा बनेगा, ये लो, ये फेजर आरेख बनेगा। ये वैल्यू कितनी है, ओमेगा टी है, ये वोल्टेज मान लो, जिधर वोल्टेज है उधर ही क्या आएगी, करंट आएगी। ठीक, अब हमारे पास आती है क्या, ओनली सी। सी बोले तो कैपेसिटर, सी बोले तो कैपेसिटर, तो कैपेसिटर है सी, ये लो। इसके स्रो पर क्या लगाएंगे हम, ये वोल्टेज लगाएंगे। इसकी कैपेसिटी कितनी है, सी, बी कितना होता है, वी नॉट साइन ओमेगा टी, वी नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ करंट की जो वैल्यू आती है पूरे डेरिवेशन करके, वो आती है आई नॉट, आई नॉट, आई नॉट कॉस ओमेगा टी आती है, या फिर हम ले लें साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, क्या आती है, पाई बाई टू, ये हमारे पास आता है। तो देखो ये आई नॉट और ये बी नॉट, ये कितनी आती है, माइनस थोड़ी आता है, चलो, ये आता है कॉस ओमेगा टी, क्या आता है, ये साइन ओमेगा टी माइनस के पाई बाई टू। ठीक है, अब देखो इसकी कला कितनी है, ओमेगा टी, इसकी कितनी है, पाई बाई टू। ये कैपेसिटर क्या करता है, लीड करता है, कैपेसिटर क्या करता है, लीड करता है। तो यहाँ पर प्लस आएगा, माइनस नहीं आएगा, क्या आएगा, प्लस आएगा। तो देखो इसका, इसकी जो कला है, इसकी कला हम कैसे बनाएंगे, ये अगर हमारे पास क्या है, बी है, तो इससे आगे कौन चल रहा है, पाई बाई टू कला आगे चल रही है। तो पाई बाई टू कला क्या चल रही है, आगे, तो करंट क्या चल रहा है, इससे पाई बाई टू कला आगे चल रहा है। ये हमारे पास क्या हो गया, ओमेगा टी। ओमेगा टी पर अगर क्या है, वोल्टेज, तो आई कहाँ होगा, इससे पाई बाई टू आगे, तो आई यहाँ पर होगा। ये फेजर आरेख बन गया इसका। अच्छा, यहाँ पर जो इसका रेजिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं एक्सी, और एक्सी होता है 1 अपॉन ओमेगा सी। कितना होता है, यहाँ रेजिस्टेंस क्या होता है, आर, यहाँ रेजिस्टेंस कैपेसिटर का क्या होता है, एक्सी, क्या होता है, एक्सी, और एक्सी कितना होता है, 1 अपॉन ओमेगा सी। एक्सी को क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव इंडक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो ये होता है हमारे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसको बोलते हैं धारतीय प्रतिघात, क्या बोलते हैं, धारतीय प्रतिघात, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, धारतीय प्रतिघात, ये हमारे पास हो गया। अगला देखो, अगला देखो, ओनली क्या है, एल है, ओनली क्या है, एल। तो ओनली एल है तो देखो क्या आएगा, ओनली एल मतलब इंडक्टिव कोयल। तो ये हमारे पास क्या आ गई,
इंडक्टिव कोयल आ गई, ये इंडक्टिव कोयल हो गई एल। ये हमारे पास क्या हो गई, इंडक्टिव कोयल हो गई एल। इस पर हम क्या लगाएंगे, बी। बी कितना है, बी नॉट साइन ओमेगा टी, और ये क्या आएगा हमारे पास, आई इज इक्वल टू आएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो बताओ ये पाई बाई टू क्या चल रहा है पीछे, और ये क्या चल रहा है आगे। इसमें क्या हो रही है, करंट पाई बाई टू आगे आती है, इसमें क्या होती है पीछे आती है। तो बताओ इसका फेजर आरेख कैसे बनेगा, अगर हम इसको क्या माने वोल्टेज ओमेगा टी को, तो करंट कहाँ आएगी, ये करंट आएगी पाई बाई टू पीछे, तो ये करंट आएगी। ठीक, ये हमारे पास हो गया एल सी आर। एल भी है, सी भी है, और क्या है, आर भी है। तो एक तो क्या लगा दो एल, फिर क्या लगा दो सी, और फिर क्या लगा दो आर, और इसमें क्या लगाओ वोल्टेज। तो V इज इक्वल टू क्या रहेगा, वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब हमें निकालना है आई, क्या निकालना है आई, तो आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के फाई आएगा, क्या आएगा फाई। अब यहाँ फाई कैसे निकालते हैं, तो फाई निकालते हैं फेजर आरेख से। किससे निकालते हैं, फेजर आरेख से। ध्यान देना जब केवल आर था तो फेजर आरेख में क्या था, बिल्कुल सीधा, क्या था, बिल्कुल सीधा। और जब हमारे पास केवल क्या था सी, तो फेजर आरेख कहाँ जा रहा था, इधर, राइट। तो अगर हम इसको क्या माने, आर माने, इधर क्या माने आर, तो इधर क्या होगा सी, तो इधर क्या होगा हमारे पास एल। तो बताओ रिजल्टेंट क्या आएगा, इसमें से ये घटेगा तो रिजल्टेंट आएगा। रिजल्टेंट हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया, तो ये हमारे पास क्या हो गया फाई। तो बताओ ये चीज जो होगी, बताओ कितनी हो गई, ये बी है, क्या है ये बी, ये हमारे पास क्या हो गया, बी हो गया, क्या हो गया बी। तो ये हमारे पास क्या हो गया बी। कब, जब सी बड़ा है और एल छोटा है, और अगर एल बड़ा हो सी छोटा हो तो क्या आएगा, नीचे आ जाएगा। बोलो आएगी नहीं आएगी। ये वैल्यू कितनी आ गई, अगर हम इसकी फॉर्मूले लें तो इसको बोलेंगे एक्स सी माइनस इसको क्या बोलेंगे एक्सएल। अच्छा यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू कितनी आएगी, इसको बोलेंगे एक्सएल, और एक्सएल होता है ओमेगा एल। इसको बोलते हैं प्रेरणिक प्रतिघात, क्या बोलते हैं, प्रेरणिक प्रतिघात, इसको बोलते हैं प्रेरणिक प्रतिघात, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस प्रेरणिक प्रतिघात, इंडक्टिव रिएक्टेंस प्रेरणिक प्रतिघात, क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस प्रेरणिक प्रतिघात। यहां पर क्या होता है जेड, क्या होता है बेटा जेड, और जेड इज इक्वल टू होता है एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर प्लस आर का होल स्क्वायर, ये होता है। इसको बोलते हैं प्रतिबाधा, क्या बोलते हैं, प्रतिबाधा, प्रतिबाधा, क्या बोलते हैं, प्रतिबाधा, इम्पीडेंस, क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस, प्रतिबाधा इम्पीडेंस। दोबारा समझो, देखो मैंने एक में समराइज करने की कोशिश की है। हमारे पास तीन चीजें हैं, ओनली आर, ओनली सी, ओनली एल और एलसीआर। ठीक, एलसीआर में भी कौन सा, सीरीज एलसीआर, कौन सा एलसीआर, सीरीज, कौन सा सीरीज, सीरीज, श्रेणी एलसीआर, क्या है, श्रेणी एलसीआर। एक पैरेलल भी होता है वो हमारे नहीं है, एक पैरेलल भी होता है वो नहीं है, केवल क्या पढ़ रहे हैं, सीरीज एलसीआर, क्या पढ़ रहे हैं, केवल आर है। तो आर पे हम क्या लगाएंगे, वोल्टेज, तो वोल्टेज क्या होती है, V इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी। करंट क्या आएगी, बी अपॉन आर, तो बी नॉट अपॉन, तो आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसकी फेज और इसकी फेज कैसी है, सेम है, इसकी फेज और इसकी फेज कैसी है, सेम, कितनी फेज है, सेम, तो सेम फेज है, ठीक है। तो सेम फेज है तो दोनों का डायग्राम कैसे बनेगा, सेम, दोनों का डायग्राम कैसे बनेगा, सेम, दोनों का डायग्राम कैसे बनेगा, सेम, दोनों का डायग्राम कैसे बनेगा, सेम। तो ये कैसे हैं, समान कला में, किस कला में, समान कला में। ग्राफ कैसे बनेगा, जैसे ओमेगा टी हो गया तो जिधर भी जाएगा उधर ही क्या जाएगा, आई, ये फेजर आरेख हो गया, ठीक है। अब आ जाओ हमारे पास ओनली क्या है, हमारे पास सी, ओनली क्या है सी, तो ये सी लगा दिया, सी पर वोल्टेज लगा दी, वोल्टेज कितनी है, बी नॉट साइन ओमेगा टी। इससे करंट निकालते तो करंट कितनी आती है, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। मतलब इसकी फेज कितनी है, ओमेगा टी, इसकी फेज कितनी है, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो ये इस फेज से पाई बाई टू क्या है, आगे, क्या है आगे, तो ये लीड करती है पाई बाई टू से, क्या करती है, लीड, कौन करता है, करंट लीड करती है, किससे, वोल्टेज से। करंट क्या करती है, आगे चलती है, किससे, वोल्टेज से। करंट क्या चलती है, आगे,
वोल्टेज से। वोल्टेज क्या चलेगा पीछे, करंट क्या चलेगी कितनी आगे, पाई बाई टू आगे। कितनी आगे, पाई बाई टू आगे। तो ये अगर वोल्टेज चल रही है तो करंट कहाँ चलेगी, पाई बाई टू आगे। ये फेजर आरेख हो गया। अच्छा इसका रेजिस्टेंस कितना होता है, एक्सी होता है, 1/ओमेगा सी से लिखते हैं। बोलते क्या है इसको, बोलते हैं धारतीय प्रतिघात, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं, धारतीय प्रतिघात कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब आ जाओ, अब हमारे पास ओनली एल, एल मतलब इंडक्टिव कोयल प्रेरण कुंडली, इंडक्टिव कोयल प्रेरण कुंडली। यहां पर वोल्टेज लगाया, वोल्टेज कितना होता है वी नॉट साइन ओमेगा टी। करंट क्या निकल के आती है, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। यहाँ फेज कितनी है, ओमेगा टी। यहाँ फेज कितनी है, तो ये फेज क्या है पीछे है ना, तो ये क्या कर रही है, लैग कर रही है। क्या कर रही है, लैग। कितनी लैग कर रही है, पाई बाई टू। तो एल के लिए करंट क्या करती है, पाई बाई टू से लैग करती है। पाई बाई टू कला कौन क्या रहती है, पीछे रहती है। तो अगर ये बी है तो करंट क्या रहेगी इससे पीछे, क्या रहेगी पीछे। ये तो आगे हो गया और ये क्या हो पीछे, क्योंकि हमने ओमेगा टी को ऐसे माना है ना, तो ये पीछे चलेगी, तो ये पीछे हो गई। ठीक, यहाँ जो रिएक्टेंस होता है वो क्या होता है, एक्सएल इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा एल। इसको क्या बोलते हैं, प्रेरणिक प्रतिघात, इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या बोलते हैं। अब आता है सीरीज एलसीआर, क्या आता है, तीनों को जोड़ दो। किसको जोड़ दो, एल को, सी को और आर को, एल को, सी को और आर को, एल को, सी को और आर को सीरीज में जोड़ दो। किस में जोड़ दो, सीरीज में। तो सीरीज जोड़ेंगे, बी क्या होता है, बी नॉट साइन ओमेगा टी। क्या होता है, बी इज इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी। आई क्या आता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस क्या आता है फाई। फाई क्या है, कला, क्या है कला। जैसे यहाँ ओमेगा टी है तो इसकी कितनी है फाई, तो ये हमने फाई मान लिया। इसको हमने माना, जैसे इसको हमने माना, इसको हमने माना एक्सी, क्या माना एक्सी, और इसको हमने क्या माना एक्सएल, और ये इसको क्या माना हमने आर। तो अगर आर के लिए ये है तो एक्सी के लिए पाई बाई टू आगे होगा और ये पाई बाई टू क्या होगा पीछे। रिजल्टेंट क्या आएगा, एक्सी माइनस एक्सएल। और ये हमारे पास कौन जा रहा है, बी, जो हमारे पास वोल्टेज आ रही है या करंट जो आ रही है उसका जा रहा है। ठीक, तो ये हमारे पास यहाँ हमने मान ली वोल्टेज, क्या मान ली वोल्टेज, और इसको हमने मान ली करंट। तो बताओ ये हमारे पास ये जो लाइन है, ये लाइन इसको हम बोलेंगे जेड। क्या बोलेंगे, ये कैसे निकालेंगे, ये निकालेंगे इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ये इसके स्क्वायर के बराबर होगी। तो क्या होगी, इसका स्क्वायर एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, और जेड के स्क्वायर के बराबर आएगा। तो जेड निकालने के लिए क्या लगा देंगे, इस पर अंडर रूट लगा देंगे। तो ये हमारे पे क्या लग गया, इस पे अंडर रूट लग गया। इसको क्या बोलते हैं, प्रतिबाधा। क्या बोलते हैं इसको, प्रतिबाधा। इम्पीडेंस क्या बोलते हैं, प्रतिबाधा इम्पीडेंस। अच्छा आपको अगर यहां से क्या निकालना हो, टेन फाई निकालना हो कि फाई कितनी है, तो बताओ कैसे निकालोगे, एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन क्या आएगा आर, यही तो आता है। टेन थीटा लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो यहां से हम फाई निकाल लेंगे, तो यहां से फाई निकल के आ जाएगा हमारे पास। तो यहां से फाई कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन आर। बोलो आया कि नहीं आया, अरे बोलो आया कि नहीं आया, बोलो आया कि नहीं आया। तो फाई आ गया हमारे पास, फाई की वैल्यू आ गई। क्लियर है, अरे बोलो क्लियर है कि नहीं है। चलो बहुत बढ़िया, उतार लो तीनों, हो गए एक ही डायग्राम में सारे। उतार लो।
हाँ भाई, हो गया। ठीक है। अच्छा, केवल ये फाई निकालना हो तो हमें कॉस फाई निकालना हो तो इससे, इस वाले डायग्राम से कॉस फाई, तो कॉस फाई कैसे निकालेंगे देखो। एक चीज और निकलते हैं अपन इसमें, एक चीज और आती है, उसका नाम है एवरेज पावर। एवरेज पावर, पावर क्या होती है, वी इंटू आई, वी इंटू आई। तो ये होती है वी, बी मतलब आर एम एस, और आई आर एम एस, और ये कॉस फाई। ये पावर होती है एवरेज। क्या पावर होती है, एवरेज पावर। वी आर एम एस, आई आर एम एस, और कॉस पाई। कॉस पाई को बोलते हैं शक्ति गुणांक, पावर फैक्टर। कॉस पाई को क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर बोलते हैं, शक्ति गुणांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, शक्ति गुणांक। कॉस फाई क्या होता है, जेड अपॉन आर होता है। क्या होता है, जेड अपॉन आर। क्या होता है, जेड अपॉन आर। इसको क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर। क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर, शक्ति गुणांक। पावर फैक्टर शक्ति गुणांक बोलते हैं इसको, पावर फैक्टर शक्ति गुणांक। देखो कैसे निकाला कॉस पाई हमने। कॉस पाई क्या होता है, इस डायग्राम से निकलेगा। कॉस पाई क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है, आर, हाइपोटेनियस कितना है, जेड। तो आर अपॉन जेड क्या हो गया, कॉस पाई। तो आर अपॉन जेड क्या हो गया, कॉस पाई। इस कॉस पाई बराबर क्या है, जेड अपॉन आर, आर अपॉन जेड, सॉरी, आर अपॉन जेड, आर अपॉन जेड। तो ये हो गया हमारे पास आर अपॉन जेड। इसको हम क्या बोलेंगे, पावर फैक्टर शक्ति गुणांक। क्या बोलेंगे, पावर फैक्टर शक्ति। अच्छा, यहाँ फाई क्या है, फेज डिफरेंस है ना, किस में, वोल्टेज और करंट में। अच्छा, यहाँ फाई की वैल्यू कितनी है, -5/2। अरे -5/2 एक नहीं है, और यहाँ फाई की वैल्यू कितनी है, यहाँ फाई की वैल्यू कितनी है, ये ये यहाँ पर पाई की वैल्यू, यहाँ फाई की वैल्यू कितनी, 0। सेमी फेज में है, अरे सेमी फेज में तो है वोल्टेज और करंट। और यहाँ कितना है, +π/2, और ये कितना है, -π/2। कितना है, -π/2, और इसमें पाई है ही। अब बताओ, यहाँ पर देखो, पी एवरेज, आई आर एम एस, वी आर एम एस, कॉस 0, और कॉस 0 वैल्यू कितनी होती है, 1। तो पी एवरेज इज इक्वल टू क्या होगा, आई आर एम एस वी आर एम एस। होगा कि नहीं होगा, ठीक है। यहाँ क्या होगा, पी एवरेज इज इक्वल टू वही आई आर एम एस वी आर एम एस कॉस π/2, और कॉस π/2 वैल्यू कितनी होती है, 0। तो पी एवरेज कितना हो जाएगा, 0। सेम की सेम यहाँ पर हो जाएगा, पी एवरेज कितना हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि यहाँ भी तो -π/2 है, तो कॉस -π/2 वैल्यू कितनी, 0। तो यहाँ पावर 0, यहाँ पावर 0, और यहाँ आई आर एम एस मैक्सिमम है, ये पावर क्या है, मैक्सिमम, यहाँ 0। तो बताओ, जब पावर 0 होगी, पावर 0 होगी और करंट फ्लो होगी, तो उसको क्या बोलेंगे, वाटलेस करंट। क्या बोलेंगे, तो इस कंडीशन में जब एल है और सी है, करंट जारी है, लेकिन पावर क्या है, 0। तो पावर मतलब वाट, पावर का मतलब क्या है, वाट। तो वाट नहीं है लेकिन करंट जारी है, तो उसको क्या बोलेंगे, वाटलेस करंट। क्या बोलेंगे, तो ऐसे ही करंट जब पावर क्या हो, 0, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वाटलेस करंट। आगे बात समझ में, बोलो, उतार लो।
उतार लिया। अच्छा, आई आर एम एस की वैल्यू कितनी थी? आई आर एम एस की वैल्यू कितनी थी? आई नोट अपॉन √2। देखो क्या बनेगी यहाँ पर, पी एवरेज इज इक्वल टू, ये थी आई नोट अपॉन √2, और ये कितना था? बी नोट अपॉन √2। यही तो होगी, चाहे बी निकालो चाहे आई निकालो, तो कितना हो जाएगा? आई नोट वी नोट अपॉन 2, और बी बराबर आई आर, तो इसको क्या निकल देंगे हम? आई नॉट आर अपॉन 2। तो पी एवरेज इज इक्वल टू 1/2 आई नॉट स्क्वायर आर। बोलो, पावर निकली। कल भी निकाली थी हमने पावर, शक्ति बताई थी ना मैंने, आर के लिए, एल के लिए, सी के लिए, बताई नहीं बताई थी? आई स्क्वायर आर अपॉन 1/2। यहाँ पर देखना जरा, यहाँ पर देखना, यहाँ पर तो निकलेगी ही नहीं, यहाँ पर तो जीरो है, और यहाँ पर भी कितनी है? जीरो। और यहाँ के लिए कितनी है? बी आर एम एस आई एम एस कॉस 5। क्लियर? ये यहाँ तक हो गए, इसको उतारो। अब एक आता है रेजोनेंस कंडीशन। क्या आता है? रेजोनेंस कंडीशन। रेजोनेंस कंडीशन एलसीआर सर्किट के लिए आती है। चलिए अब देखो, रेजोनेंस कंडीशन फॉर एलसीआर सीरीज सर्किट। रेजोनेंस कंडीशन फॉर एलसीआर, फॉर एलसीआर सीरीज सर्किट। रेजोनेंस कंडीशन फॉर एलसीआर सीरीज सर्किट। रेजोनेंस कंडीशन फॉर एलसीआर सीरीज सर्किट। रेजोनेंस कंडीशन फॉर एलसीआर सीरीज सर्किट। तो देखो एलसीआर सीरीज सर्किट के लिए रेजोनेंस कंडीशन क्या है? एलसीआर सीरीज सर्किट के लिए रेजोनेंस कंडीशन क्या है? देखो, हम अगर निकालें कि आई नॉट, तो आई नॉट क्या होता है? वी नॉट अपॉन जेड होगा एलसीआर में। नीचे प्रतिरोध का भाग लगता है ना। अरे बोलता हूं कि बी बराबर आई आर, तो यहाँ आर की जगह कौन होता है? जेड होता है। क्या होता है? जेड। अच्छा, जेड कितना है? जेड है हमारे पास एक्सी माइनस एक्सएल इसका स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। पक्की बात। अब देखो, रेजोनेंस कंडीशन किसको बोलते हैं? रेजोनेंस कंडीशन किसको बोलते हैं? जब आई नोट की वैल्यू क्या हो? मैक्सिमम। क्या हो? उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? तो जेड, जेड की वैल्यू क्या होगी? मिनिमम। आई नोट की वैल्यू अगर मैक्सिमम है, तो ये मैक्सिमम कब होगा? जब ये मिनिमम होगा। और ये मिनिमम कब होगा? जब ये वाला वैल्यू जीरो हो जाए। भाई दोनों बराबर हो गए, एक्स एक्स एल, ये तो जीरो हो गया, और ये आर स्क्वायर अंडर रूट क्या बनेगा? आर। तो जेड मिनिमम कितना हो जाएगा हमारे पास? आर हो जाएगा। कब? वेन एक्सी बराबर क्या होगा? एक्सी बराबर एक्स। अरे इधर ध्यान दो बेटा, ये देखो, ये जेड मैक्सिमम कब होगा? ये आई नॉट मैक्सिमम कब होगा? जब जेड मिनिमम होगा। जेड मिनिमम कब होगा? जब ये वैल्यू जीरो हो जाए। ये वैल्यू जीरो कब होगी? जब ये दोनों बराबर होंगे। और ये वैल्यू जीरो हो गई, तो अंडर रूट आर स्क्वायर क्या बचा? आर ही बचा। तो जेड मिनिमम कितना हो गया हमारे पास? आर हो गया। कब है? जब एक्सी और एक्सएल क्या है? बराबर है। इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस कंडीशन, अनुनाद अवस्था। क्या बोलते हैं इसको? अनुनाद अवस्था। अनुनाद अवस्था, रेजोनेंस कंडीशन। देखो, एक्सी क्या होता है? 1/ओमेगा सी। एक्सएल क्या होता है? अरे एक्सएल क्या होता है? ओमेगा एल।
तो बताओ क्या होगा, 1/LC इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा बराबर कितना होगा, 1/LC का अंडर रूट, होगा कि नहीं होगा। इसको बोलते हो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, अनुनादी आवृत्ति। क्या बोलते हैं, अनुनादी आवृत्ति। तो आवृत्ति का वैल्यू 1/√LC होगा, तभी जाकर XC XL बराबर होंगे। और ये बराबर होंगे तो जेड मिनिमम कितना आएगा हमारे पास, आर के बराबर आएगा। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस कंडीशन। तो एक तो क्वेश्चन बनता है यहां से रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से, तो वो फ्रीक्वेंसी जब आई नॉट की वैल्यू क्या हो जाए, मैक्सिमम, जिस फ्रीक्वेंसी पर करंट क्या हो जाए, मैक्सिमम, उसको क्या बोलेंगे हम, रेजोनेंस कंडीशन या रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, बोलो। जब आई नॉट क्या हो जाए, मैक्सिमम, तो उस समय जो फ्रीक्वेंसी है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, और वो कंडीशन क्या है, रेजोनेंस कंडीशन। अरे क्या कंडीशन है, बता लो। बोलो, हुआ कि नहीं हुआ, कंप्लीट, रेजोनेंस कंडीशन आ गई। अब देखो, एक लास्ट टॉपिक इसमें चैप्टर में, ट्रांसफॉर्मर। कौन सा टॉपिक, ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर क्या गई, ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर, अब लोग कहेंगे भाई इसकी हिंदी क्या होगी, तो ट्रांसफार्मर की हिंदी ट्रांसफार्मर ही। ट्रांसफार्मर क्या है, एक ऐसी डिवाइस जिससे वोल्टता को कम या ज्यादा किया जाता है। ठीक, ए डिवाइस बाय विच, ए डिवाइस बाय विच वोल्टेज इंक्रीज और डिक्रीज, वह युक्ति, वह युक्ति जिससे वोल्टता को कम या वोल्टता को कम या ज्यादा किया जा सके, क्या कहलाती है, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर कितने होते हैं, दो प्रकार के। कितने होते हैं बेटा, दो प्रकार के। एक तो बोलते हैं स्टेप अप, और एक इसको बोलते हैं स्टेप डाउन। क्या बोलते हैं, डाउन। ऊंचाई, इसको क्या बोलते हैं, ऊंचाई, और इसको क्या बोलते हैं,
अप चाई, ये क्या करता है वोल्टेज को कम, और ये वोल्टेज को क्या करता है बढ़ाता है। सिद्धांत क्या है इसका, प्रिंसिपल, सिद्धांत प्रिंसिपल म्यूचुअल इंडक्शन, क्या है इसका म्यूचुअल इंडक्शन, क्या है म्यूटेशन, अन्योन प्रेरण, कौन सा प्रेरण, अन्योन प्रेरण। तो ऐसी युक्ति जिससे वोल्टता को कम या ज्यादा किया जाता है क्या कहलाती है, ट्रांसफार्मर। किस सिद्धांत पर काम करती है, अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, स्टेप अप और स्टेप डाउन। स्टेप अप क्या होता है, जो वोल्टेज को बढ़ाता है। स्टेप डाउन क्या होता है, जो वोल्टेज को कम करता है। अच्छा इसका चित्र देखो, क्या देखो इसका चित्र, क्या देखो इसका चित्र, इसमें देख लेते हैं, यहीं पे देखो चित्र देख लेते हैं। ये ट्रांसफार्मर है, एक कोयल बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एक कोयल। इसमें लगाते हैं कुंडली, क्या लगाते हैं कुंडली। इसमें जो वोल्टेज होता है उसको बोलते हैं वीएस, ये बीपी, क्या बोलते हैं बीपी, अरे क्या बोलते हैं बीपी। और एक कुंडली लगाते हैं इधर, इसके वोल्टेज को बोलते हैं एस। एस मतलब सेकेंडरी, एस मतलब सेकेंडरी कोयल, ये प्राथमिक कुंडली, और ये क्या होती है द्वितीय कुंडली। अरे ये कौन सी कुंडली, और ये कुंडली कौन सी, द्वितीय। ये कौन सी कुंडली, प्राथमिक कुंडली। ये कौन सी होती है, द्वितीयक कुंडली। अरे ये कौन सी कुंडली है, प्राथमिक, ये कौन सी है द्वितीयक। इसका वोल्टेज कितना है बीपी, इसका वोल्टेज कितना है बीएस। इसमें करंट कितनी होती है आईपी, इसमें करंट कितनी होती है आईएस। इसमें पेरों की संख्या कितनी होती है एनपी, इसमें कितनी होती है, नई बात समझ में। करंट प्राथमिक कुंडली में आईपी, वोल्टेज बीपी, फेरों की संख्या एनपी, सेकेंडरी में आईएस बीएस और एनपी। अच्छा यहाँ इस ऊंचाई ट्रांसफार्मर कौन सा है ऊंचाई, तो इसमें क्या होगा कि इसमें फेरों की संख्या क्या होगी, सेकेंडरी कुंडली में क्या होगी ज्यादा, सेकेंडरी कुंडली में क्या होगी ज्यादा। यहाँ क्या होगी, प्राथमिक कुंडली में क्या होगी ज्यादा, और सेकेंडरी कुंडली में क्या होगी कम। अरे यहाँ तो प्राथमिक में तो देते हैं और यहाँ से लेते हैं, तो लेने वाला कम फेरे हैं तो वोल्टेज कम आएगी, और फेरे क्या है ज्यादा तो वोल्टेज क्या आएगी ज्यादा। तो यहाँ ज्यादा है एनएस तो ऊंचाई, यहाँ कम है तो, यहाँ कम है तो अपचाई। अच्छा वोल्टेज मतलब बीएस, ये बीपी और बीएस किस पर डिपेंड करेगी, एनपी और एनएस पर। वोल्ट डिपेंड करेगी नहीं करेगी, जितने ज्यादा फेरे उतने ज्यादा वोल्टेज। प्राथमिक कुंडली की वोल्टेज ज्यादा तो फेरे ज्यादा, दूसरी कुंडली में वोल्टेज ज्यादा तो फेरे ज्यादा। लेकिन करंट कैसे उल्टी है उल्टी, अरे करंट कैसे होती है उल्टी, करंट कैसी होती है उल्टी, करंट कैसी होती है उल्टी। फेरे वोल्टेज ज्यादा तो करंट कैसी कम, और करंट कम तो फेरे क्या ज्यादा। तो एन बीपी अपॉन बी एस बराबर एन पी अपॉन एन एस बराबर आई एस अपॉन आई। अरे बोलो बताओ, हो गया हो। अरे इस चैप्टर में डेरिवेशन ज्यादा है, अब डेरिवेशन अपन को करने नहीं है तो डायरेक्ट अपन ने वो तीनों ले लिखे ना, प्योर एल प्योर सी और प्योर दिस। कल अपना 8वां चैप्टर मतलब नेक्स्ट क्लास में 8वां चैप्टर हो जाएगा, पहली वो कंप्लीट। कल का मतलब होता है नेक्स्ट क्लास जब भी लगे, कल का मतलब क्या होता है नेक्स्ट क्लास जब भी लगे। स्टेप डाउन, वह युक्ति जिससे वोल्टता को कम या ज्यादा किया जा सके, वह युक्ति जिससे वोल्टता को कम या ज्यादा किया जा सके।
हो गया यहां तक। अब एक आता है एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं? दक्षता। एफिशिएंसी दक्षता, दक्षता क्या होती है? ईटा, पी एस अपॉन पी पी, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। ये लो, निर्गत शक्ति, निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति, निवेशी शक्ति, निर्गत शक्ति बटे निवेश शक्ति, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। बताओ कितना आएगा? अरे पावर क्या होता है? बी, बी एस आई एस, बीपी आईपी। तो क्या हो गया ये? वी एस अपॉन बीपी, बोलो हुआ कि नहीं हुआ? इनटू आई एस अपॉन आईपी, बोलो। ये लो, ये एफिशिएंसी हो गई। अब आता है एनर्जी लॉस। ट्रांसफार्मर में एनर्जी लॉस होता है। क्या होता है? एनर्जी लॉस, एनर्जी लॉस इन ट्रांसफार्मर, एनर्जी लॉस इन ट्रांसफार्मर, एनर्जी लॉस इन ट्रांसफार्मर, एनर्जी लॉस इन ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर में एनर्जी लॉस, तो ट्रांसफार्मर में एनर्जी लॉस किसकी वजह से होता है? किसकी वजह से होता है? एक तो एडी करंट की वजह से होता है। किसकी वजह से? एडी करंट की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? एडी करंट की वजह से। एक होता है इसमें फ्लक्स लीकेज। क्या होता है? फ्लक्स लीकेज, फ्लक्स लीकेज। क्या होता है? एक फ्लक्स लीकेज। क्या होता है? फ्लक्स लीकेज, फ्लक्स लीकेज, फ्लक्स लीकेज, फ्लक्स क्षरण। क्या बोलते हैं? फ्लक्स क्षरण। और इसको क्या बोलते हैं? बबर धारा, बबर धारा। और एक होता है हमारे पास, एक होता है हमारे पास प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। देखो समझो एक बार, एडी करंट क्या होगी? बबर धारा। जब ट्रांसफार्मर बनाएंगे तो ट्रांसफार्मर में बनाने के लिए जिस पर कोई लपेटते हैं उसमें आयरन की बनी होती है वो, तो उसमें क्या हो जाती है? एडी करंट आ जाती है। और एडी करंट की वजह से ट्रांसफार्मर क्या हो जाता है? गर्म। तो एनर्जी को क्या करेगा? लॉस करेगा। दूसरा, फ्लक्स लीकेज। ट्रांसफार्मर बनाने के लिए एक कुंडली ये ली हमने और दूसरी कुंडली ये ली, तो इस पूरी कुंडली का फ्लक्स इस पूरी कुंडली में नहीं पहुंचता है, इस कुंडली का फ्लक्स इस कुंडली में नहीं पहुंचता है, कुछ ना कुछ फ्लक्स क्या हो जाता है? बाहर चला जाता है। इसको क्या बोलते हैं? फ्लक्स लीकेज। इसकी वजह से भी क्या होता है? पावर लॉस होता है। ठीक। अच्छा, जब कुंडली बनाते हैं तो कुंडली बनाने के लिए क्या करते हैं? वायर यूज करते हैं। और वायर यूज करते हैं तो वायर का रेजिस्टेंस होता ही है, तो रेजिस्टेंस की वजह से पावर का लॉस होता ही है। तो रेजिस्टेंस की वजह से पावर का लॉस होता है। एक होता है शैथिल्य ह्रास। क्या होता है? शैथिल्य ह्रास। शैथिल्य ह्रास क्या होता है? कि जो पदार्थ हम ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जो पदार्थ हम ले रहे हैं वो पदार्थ का प्रकृति कैसा है, उसका शैथिल्य कैसा। शैथिल्य का मतलब हाइथ्रेसिस। और हाइथ्रेसिस क्या होता है? कि जब भी हम किसी को मैग्नेट बनाते हैं तो मैग्नेट कितना तरीके मतलब कितना ज्यादा पावरफुल वो मैग्नेट बनता है, और फिर जब करंट हटा देते हैं तो वो कितनी जल्दी वापस से क्या होता है? डी मैग्नेट होता है। उसको हम बोलते हैं शैथिल्य ह्रास। क्या बोलते हैं? शैथिल्य ह्रास। ठीक है। हाइथ्रेसिस, क्या बोलते हैं? हाइथ्रेसिस, हाइथ्रेसिस, शैथिल्य ह्रास। ठीक। ये हमारे पास क्या है? एनर्जी के लॉस एंड ट्रांसफार्मर में। अब जाके चैप्टर क्या हुआ अपना? कंप्लीट। तो चैप्टर 7 कंप्लीट। चैप्टर 7 क्या हो गया? कंप्लीट हो गया अपना। ठीक। और सीट अपने पास कौन कौन सी हो गई बेटा? सीट अपने पास पहले चैप्टर की हो गई, दूसरे चैप्टर की हो गई और तीसरे की हो गई। चौथे चैप्टर की प्रॉब्लम आपने सॉल्व करी? हाँ, प्रॉब्लम सॉल्व करी तो बताओ, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो। ठीक है, ये चैप्टर अपना क्या हो गया? कंप्लीट हो गया।